पिछले हफ्ते यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 77वें एडिशन की शुरुआत हुई थी। कोविड-19 के बाद ये पहली बार है जब यूनाइटेड नेशन के 193 सदस्य देशों के लीडर्स इन पर्सन यानी खुद ही आकर ये सेशन अटेंड करेंगे और जनरल असेंबली को संबोधित करके वहां पर स्पीच देकर अपने अपने देश का पक्ष रखेंगे। पिछले 2 साल तक यूएन जनरल असेंबली कोविड-19 के कारण ऑनलाइन वर्चुअल मोड से होती रही, यानी दुनिया भर के लीडर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको संबोधित करते रहे। पिछले साल 2021 की असेंबली हाइब्रिड थी, जिसमें कुछ लीडर्स खुद ही अटेंड करने के लिए गए थे, जबकि कुछ ने वर्चुअली एड्रेस किया था। प्रधानमंत्री मोदी लास्ट ईयर खुद ही अटेंड करने के लिए गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने स्पीच दी थी। इस साल यूएन जनरल असेंबली का ये 77वां एडिशन रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण बहुत ही हाईलाइटेड इवेंट होने वाला था। कई देशों के लीडर्स आकर रशिया को क्रिटिसाइज करने वाले थे, कुछ समर्थन भी करते तो वहीं कुछ देश अमेरिका को टारगेट करते, जबकि कुछ देश ग्लोबल चैलेंजेस और क्लाइमेट चेंज के बारे में बोलते। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ II के स्टेट फ्यूनरल के कारण दुनिया के कई देशों के पीएम और प्रेसिडेंट्स यूएन जनरल असेंबली को अटेंड करने के लिए आए ही नहीं। सबका ध्यान ब्रिटेन के ऊपर चले गया और यूएन जनरल असेंबली के 77वें एडिशन को ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया कवरेज नहीं मिली, जिसके चलते यूएन के ऑफिशियल्स ने कई सारी डेट्स को आगे पीछे भी किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा देशों के लीडर्स इस इवेंट को अटेंड कर सकें। लेकिन इस बीच अब भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्यता को लेकर अपना संघर्ष एक बार फिर शुरू कर दिया है। भारत ने इस बार इस काम की जिम्मेदारी हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब को दी है। दरअसल इस साल का यूएन जनरल असेंबली का जो 77वां सेशन होने जा रहा है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको अटेंड करने नहीं जा रहे हैं। भारत के साथ साथ चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ये दोनों लीडर्स भी इस इवेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। जबकि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, ब्रिटिश पीएम लिज ट्रस, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स, ये सब इस इवेंट को अटेंड करने वाले हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ऑनलाइन वर्चुअल मोड से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना संबोधन देंगे। भारत की तरफ से इस साल के इवेंट में हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब वहां पर जाकर संबोधन देंगे। रूल्स के मुताबिक यूएन जनरल असेंबली में देशों के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है, उसके बाद डिप्टी पीएम या फिर प्रेसिडेंट और उसके बाद मिनिस्टर्स और फिर लास्ट में जाकर बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स को। इस बार भी जब सभी देशों के पीएम और प्रेसिडेंट अपनी अपनी स्पीच दे देंगे, उसके बाद जब मिनिस्टर्स की बारी आएगी, उनमें डॉक्टर एस जयशंकर साहब भारत की तरफ से संबोधन देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर एस जयशंकर साहब का संबोधन 24 सितंबर को दिन के 11:30 बजे के ऊपर शेड्यूल किया गया है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब के इसी संबोधन को लेकर खबर निकल कर आ रही है कि भारत की तरफ से वो यूएन जनरल असेंबली में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स का मुद्दा उठाएंगे। ये बात तो सच है कि भारत को वीटो पावर इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है, क्योंकि चाइना भारत के रास्ते में आकर खड़ा हो गया है। चाइना भारत को एक मामूली से आतंकवादी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने नहीं देता है, तो आप समझ ही सकते हैं कि वो भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य कभी भी नहीं बनने देगा। लेकिन फिर भी भारत का काम है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सदस्यता के लिए लगातार कोशिशें करते रहना, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स का मुद्दा अकेला भारत ही नहीं उठा रहा है, बल्कि दुनिया के कई सारे देश इसकी मांग कर रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किया गया था, इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी यानी दुनिया भर के देशों के बीच शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। तब से लेकर आज तक इसमें कोई भी मेजर रिफॉर्म्स बिल्कुल नहीं हुए हैं। पिछले 70 सालों से वही 5 देश वीटो पावर्स अपने हाथ में लेकर बैठे हैं। आज की डेट में 70 सालों के बाद वर्ल्ड ऑर्डर में काफी बड़े सारे फेरबदलाव आ गए हैं, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को वही 5 देश चला रहे हैं, जिसको लेकर दुनिया के कई सारे देशों में नाराजगी है। इसी नाराजगी को चैनल करने का काम भारत कर रहा है, ताकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स के ऊपर रिफॉर्म करने और नए सदस्यों को जोड़ने का दबाव बनाया जा सके। इसलिए भारत ने डॉक्टर एस जयशंकर साहब की स्पीच में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स का मुद्दा भी जोड़ा है। खैर, क्या आपको लगता है कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब यूएन जनरल असेंबली में भारत का पक्ष प्रभावशाली तरीके से रख पाएंगे? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।